आज बाजारों के लिए शुरुआत करने के लिए है संकेत कमजोरी की तरफ। एक्सपायरी का दिन है, नतीजों के लिहाज से भी बड़ा एक्शन। तो कैसा रहेगा आज का ट्रेड, क्या रहेगी रेंज, और कमजोर शुरुआत के बाद और फिसलेंगे, संभलेंगे, रुकेंगे, बढ़ेंगे या फिर दिखेगा दबाव ही? ये हैं सारे सवाल जो आपके मन में जवाब की है हमारी तैयारी। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। और नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और अनिल जी यही सारे सवाल आपसे पूछने हैं सर। तो शुरुआत करते हैं इनकी। पहले तो बताइए कि आज के ट्रिगर्स क्या हैं। डाउ 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ, उम्मीद से ज्यादा कमजोर, क्योंकि जब कल हम 3:30 बजे बाजार बंद कर रहे थे तो लगभग 150 पॉइंट 145 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स थे। उस लिहाज से उम्मीद ये थी कि अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके विपरीत अमेरिकी बाजार दिन के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए। ऊपरी तरफ से 250 पॉइंट फिसले और लगभग 100 अंकों का रहा नुकसान। वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ डाउ फ्यूचर्स भी ताकत नहीं दिखा रहे। 250 पॉइंट नीचे, तो 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे, 100 पॉइंट ये तो 350 और उसके अलावा 150 पॉइंट की तेजी अगर आप देखें तो ऐसे नेट अगर आप गिनेंगे तो 425 पॉइंट हमारी उम्मीद के मुताबिक कमजोरी के संकेत डाउ से आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी, बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स ये दो बड़े दिग्गज हैं जिनके आज नतीजे आएंगे। और वायदा कारोबार में 4 कंपनियों के नतीजे, जिसमें अंबुजा हैं, जहाँ न सिर्फ नतीजे बल्कि डिविडेंड पर भी नजर रहेगी कि आज क्या कुछ बड़ा डिविडेंड आ सकता है। बायोकॉन के रिजल्ट से आज L&T फाइनेंस होल्डिंग और भारतीय इंफ्राटेल भी अपने नतीजे पेश करेगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO आज बंद हो रहा है। अभी तक ठंडा रेस्पॉन्स है, देखते हैं। अभी तक पूरा भर नहीं पाया है 2 दिनों में, देखते हैं आज आखिरी दिन क्या कुछ एक्शन बढ़ता है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन से अलग होने के बाद इनकी जो रियल एस्टेट कंपनी है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, आज ये लिस्ट होने जा रही है। इसकी लिस्टिंग पर भी रखेंगे नज़र। तो टाटा कम्युनिकेशन के शेयर होल्डर्स को जिन्होंने डीमर्जर के पहले खरीदा है उन्हें हुआ है बड़ा फायदा। तो ये है आज के लिए आपके सारे ट्रिगर्स। जी दी बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारा एक्शन है मार्केट्स का और जैसे कि आप कह रहे थे कई सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है सर, कल दोपहर को हुआ क्या एक्चुअली? वो जो 2 घंटे का पीरियड था 1:30 से 3:30 का, उसमें जो ये वॉलेटिलिटी आई, बिकवाली आई और फिर अच्छी रिकवरी आई, किस तरह से समझें इस एक्शन को? मैंने जितने सवाल आपके सामने रखे उसमें से यही नहीं था दीप जो आपने पूछा है। मैं सोच रहा था कि क्यों मैं हिंट दूं कि दीप ये सवाल पूछे जिसका जवाब है नहीं एक्चुअली हाथ में। तो कल क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसका कोई जवाब है नहीं दीप। लेकिन जो हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग। और जब आपको ये ना पता चले कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया, तो फिर इसमें एक ही चीज़ है जो सीखने की, वो ये कि ये मार्केट है। मार्केट में कभी भी ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसका आप, मैं और बाकी सब लोग अंदाजा न लगा सकें। न जिस तरह की तेज़ गिरावट हुई उसका अंदाजा लगा, और न ही जिस तरह की बेहतरीन रिकवरी हुई उसका अंदाजा लगा। हाँ, हम कहने के लिए कह सकते हैं कि जब हमने ये खबर फ्लैश की कि राहत पैकेज पर सरकार काम कर रही है, ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आई, वहीं से एकदम निफ्टी घूमा, बैंक निफ्टी घूमा और वापस से बहुत ही शानदार रिकवरी दिखी। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूँ, चाहे लेने के लिए हम क्रेडिट ले लें कि हमारी खबर के बाद में वो मार्केट घूमा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस खबर का कोई अंदाजा बाजार को नहीं था। ये काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही कि इस तरह का एक पैकेज आ सकता है, और कौन सा पैकेज आ गया या आ ही जाएगा। तो जो कुछ हुआ है बाजार ने अपनी मर्जी से किया है, न कहीं कोई खबर। जब बेचने का वक्त था 5 मिनट में ऐसे गया कि जैसे बस अभी बेच दो, वापस मौका नहीं मिलेगा। और बाद में 1 घंटे में जो रिकवरी आई वो ऐसी आई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, जब आप ऐसी सिचुएशन में जब कुछ कर नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, तो एक चीज़ जो हमारे लिए सीखने वाली है वो ये है कि कल हम जिस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, एक बार फिर से देना चाहता हूँ। 2 चीज़ें। पहला, इस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो दिन के दौरान हो, चाहे ओवरनाइट हो। दूसरा, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना आपको आना ज़रूरी है। काफ़ी लोग कह सकते हैं क्या हुआ, बैंक निफ्टी 25,000 की बात कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल कर रहे थे, 100% कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24,500 से 24,825 नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं कि हर एक लेवल वहाँ पहुँचे ही पहुँचे। अंदाज है, ऐसा तो है नहीं कि बैंक निफ्टी की कुंडली देखकर बताया जाता है कि ये यहाँ पर पहुँचेगा या ये होने वाला है। एक डेटा में है, डेटा अपनी जगह है, मार्केट का रिएक्शन अपनी जगह है। 100% अगर कोई चीज़ परफेक्ट होती तो आप फिर बस वही उसी चीज़ पर काम करते रहते, लेकिन 100% परफेक्शन मार्केट में किसी भी चीज़ का नहीं है। और इस तरह के जो अचानक उतार चढ़ाव आते हैं उसमें पहली चीज़ प्रॉफिट प्रोटेक्शन, दूसरी चीज़ लॉस की लिमिटेशन। तो पहले तो अगर आप मुनाफे के सौदे में हैं
तो आपको मुनाफा बांधना आना चाहिए या मुनाफे के सौदे से नुकसान में न जाए, इमोशंस को साइड में रखें। दूसरा ये कि उम्मीद करते हैं हम कि अच्छा होगा और उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, लेकिन कभी भी उसके विपरीत हो सकता है, तो आपको लॉस कितना करना है वो लिमिटेशन रखनी चाहिए। और ये लेसन सिर्फ कल का नहीं है, ये लेसन आज का भी है और ये लेसन आगे भी काम आएगा। तो मेरा पॉइंट यही है कि हर ट्रेडिंग सेशन के साथ अगर हम कुछ सीख लें, कमा लें तो बहुत अच्छी बात है, आपका नसीब है, आपकी स्किल्स हैं। लेकिन अगर ना कमा पाएँ तो आप कम से कम अनुभव लें, एक्सपीरियंस लें कि कल के सेशन में क्या हुआ। तो फ्रेंकली न मुझे डेटा में कहीं कुछ नज़र आया है, न मुझे कहीं खबरों में नजर आया है कि कल जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो इसलिए ये सिर्फ पोस्टमार्टम है। और सबसे बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम करने में आमतौर पर पता चल जाता है कि कारण क्या था, लेकिन इस पोस्टमार्टम में ये भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए छोड़ते हैं कल को, आगे बढ़ते हैं आगे। आज के लिए देखते हैं आज क्या कुछ होता है दीप, और क्या है। बिल्कुल अनिल जी, तो कल का एक्शन तो था, पर फिर आज की थोड़ी डायग्नोसिस करिए सर, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का भी दिन है और कई सारे क्यूज भी आए हैं। तो एक्सपायरी के लिहाज से आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें दीप। पहली तो बात यह कि एक्सपायरी के एनालिसिस को मैं कल के सेशन के साथ जोड़कर ज़रूर देखना चाहूँगा। और जोड़कर देखने में ऐसा है कि कल के सेशन में जो उतार चढ़ाव हुआ वो एक्सपायरी के एक दिन पहले का था। भले एक्सपायरी का ना हुआ हो, लेकिन वो आपके लिए वॉलेटिलिटी की एक बेस बना देता है कि उतार चढ़ाव होना है। और लगातार आपको याद होगा इस महीने हम एक ही बात कर रहे हैं, अमेरिकी बाजारों की चाल पर भरोसा मत कीजिए, अमेरिकी नेताओं की बात पर भरोसा मत कीजिए, कभी भी पलट जाएंगे और बाजार भी कभी भी पलट जाएंगे। अब आप देखिए कल 150 पॉइंट, 145 पॉइंट मुझे अच्छे से ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स ऊपर था 3:30 बजे। हुआ क्या, उसके विपरीत 100 पॉइंट नीचे जाकर बंधा। उसके बावजूद 250 पॉइंट और आपके डाउ फ्यूचर्स नीचे 250 और 100 350 400 पॉइंट का नुकसान तो आपका ये है। उसके विपरीत अगर आप 150 पॉइंट की तेजी सोच कर बैठे तो 550 550 आप जो सोच रहे हैं उससे 550 550 पॉइंट नीचे डाउ ट्रेड कर रहा है। एक तरह से तीनों को कैलकुलेट करके एक साथ मिलाकर देखें तो ऐसे में आपके लिए कमज़ोर खुलना तो तय है, लेकिन क्या आप उतना कमज़ोर खुलेंगे जितना अमेरिका हुआ है? जवाब है ना। नहीं, डर नहीं है, नीचे में खरीदारी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े अच्छे हैं। ऊपर नहीं टिक पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके लिए वॉलेटिलिटी बहुत है, एक्सपायरी भी है और ऊपरी स्तरों पर 12,000 के आसपास सप्लाई भी है। तो आपको सिंपल ये है कि एक्सपायरी के दिन आपको अपने लेवल से ट्रेड करना है। देखिए, सबसे बढ़िया पैसा मार्केट में वही कमाता है जो लेवल का इंतजार करता है। कल की ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड था 11,765, 11,775 से मार्केट घूमा है। तो मार्केट अब वो है कि आप उसके लिए मौका लेते हैं, इंतज़ार कर पाते हैं या नहीं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाजार जब आपको, और कल देखिए 11,975 12,025 की रेंज में शॉर्ट की राय दी थी, 12,018 का कल का हाई है। तो आप लेवल से ट्रेड करेंगे, ज़रूरी नहीं कि हर बार लेवल से ट्रेड करेंगे उसमें प्रॉफिट होगा। एक आध बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, लेकिन 4 या 5 बार आपको काउंटर ट्रेड प्रॉफिट के मौके दे सकता है। तो आज एक्सपायरी के दिन में एक ही ओपिनियन देना चाहता हूं दीप, और वो ये कि आपको काउंटर ट्रेड करना पड़ेगा। रेंज के लोअर एंड पे खरीदना है, रेंज के हायर एंड पर रिकवरी में बेचना है। रिकवरी में खरीदेंगे, ऊपर में फंस जाएंगे। शॉर्ट नीचे के लेवल पर करेंगे तो फंस जाएंगे। तो आपको काउंटर ट्रेड अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। चलिए मान लीजिए कि काउंटर ट्रेड करना हर एक के बस की बात नहीं, स्किल ट्रेडर्स होने चाहिए, स्क्रीन के सामने हो, आपको समझ हो। तो फिर दूसरा काम ये करें कि आप बाय ऑन डिप्स रखिए। और बाय ऑन डिप्स में आपको एक ही स्ट्रेटजी रखनी कि खरीदना तुरंत एकदम से नहीं, जब आपको सही लेवल मिले एंट्री कर लीजिए, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जी दीप। बिल्कुल सर, और लेवल्स की बात आपसे भी जाननी है, क्योंकि लेवल्स को लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। विप्रो के लिए खबर आ रही है, आईटी सर्विसेज कारोबार के लिए सैप एसएपी के साथ इन्होंने करार किया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है और इसका इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा कंपनी में। वैसे भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहा है जहाँ तक विप्रो का सवाल है, तो वहाँ पर नज़र रखते हैं। एसएपी के साथ इन्होंने करार किया है आईटी सर्विसेज के लिए। पर सर फिर आज के एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और लेवल्स के बारे में भी समझते हैं। संकेत भी आज के क्या बता रहे हैं, किस तरह का सेटअप है सर? देखिए दीप, ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं और मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि किस तरह से मेरी उम्मीद के मुताबिक डाउ टोटल मिलाकर 500 पॉइंट के आसपास नीचे है, 450 500 पॉइंट। एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं और हैं ही।
घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है। तो दो न्यूट्रल, दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। सेंटीमेंट को मैंने न्यूट्रल इसलिए किया है, मैं पॉजिटिव भी रख सकता था, लेकिन कल का उतार चढ़ाव और आज के ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, इन दोनों को मिलाकर सेंटीमेंट मेरा न्यूट्रल हो जाता है। अदरवाइज सेंटीमेंट अब तक पॉजिटिव साइड पर चल ही रहा था। ये आपके लिए हो गया सारे के सारे। अब आइए आज की ट्रेडिंग रेंज 11,765, 11,835 कल ही की ट्रेडिंग रेंज आज की भी रखी है निफ्टी की मैंने नीचे की तरफ, और कल भी आप देखिए इसी रेंज से घुमाए। और कल ही की हाई रेंज आज भी रखी है 11,975, 12,025। और दीप आपको पता है कल भी एग्जैक्टली 12,018 का हाई बनाकर वहीं से, माफ़ कीजिएगा, हाँ 12,018 का हाई बनाकर वहीं से घुमाए। तो कल की ट्रेडिंग रेंज ही निफ्टी की आज भी ट्रेडिंग रेंज है। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज में थोड़ा सा बदलाव है। आज मैंने दो रेंज दिए नीचे की तरफ। पहली रेंज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, 24,275 से लेके 24,425। ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए परफेक्ट खरीदारी की रेंज है। इसको और छोटा करना हो तो 24,275 से 24,325, ये 50 पॉइंट की रेंज तो परफेक्ट बाय जोन निकल कर आता है डे ट्रेडर्स के लिए। उन डे, और उसके लिए मैं आपको आगे स्टॉप लॉसेस वगैरह भी दूंगा। लेकिन अगर वहाँ से कमजोरी बढ़ी किसी भी कारण से, एक्सपायरी का दिन है, कल की वॉलेटिलिटी के बाद आप मान सकते हैं कभी भी, तो 24,050, 24,100 ये मजबूत सपोर्ट जोनर, इस रेंज में पक्का आए तो खरीदारी करनी है। वहाँ पर डरना घबराना नहीं है। भले जिस तरह से कल 24,800 से 24,100 हो गया, तो वहाँ पे आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो वहाँ हिम्मत करनी है, और यहाँ पर आपको सिंपल सपोर्ट रेंज के तौर पर देखना है। ये बात बैंक निफ्टी की। ऊपर में 24,800, 25,000 ये बैंक निफ्टी के लिए हायर जोन है। 25,000 के ऊपर वैसे आज लगता नहीं है, कितनी भी शॉर्ट कवरिंग, कितनी भी खरीदारी हो, 25,000 थोड़ा रुकावट का लेवल है। तो आपने जो पिछला सवाल पूछा था जिसका मैंने पार्शियली जवाब दिया, जो आप कह रहे थे कि एक्सपायरी के लिहाज से, तो एक्सपायरी के लिहाज से दो चीज़ अभी दिख रही है। एज ऑफ नाउ 12,000 के ऊपर की एक्सपायरी नहीं दिख रही है, और 25,000 के ऊपर की एक्सपायरी नहीं दिख रही है। तो एक्सपायरी के लिए ऊपर की रेंज साफ दिख रही है। निफ्टी पे 12,000, 12,025 ये है, और नीचे की तरफ आपके लिए जो, और बैंक निफ्टी पर 25,000 के ऊपर की नहीं दिख रही। नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है 11,900 के आसपास, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए अभी तक जो डेटा है उस हिसाब से। और बैंक निफ्टी में 24,500 के बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए। 24,300 से 24,500 की रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर नीचे होती तो थोड़ी देर में आपको पहले घंटे के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। डेटा में भी उतनी क्लैरिटी नहीं है, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। तो दीप, ये आपके लिए बड़ी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। जी बिल्कुल, तो ये आपके लिए बड़ी रेंज निकल कर आ रही है। देखते हैं 12,000 के पार निफ्टी होल्ड करेगा या नहीं, अगर आज जाता है तो। और 25,000 जो अभी भी बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा दूर लग रहा है। दिन की क्या रेंज निकल कर आती है, छोटी, मीडियम और बड़ी रेंज सर? निफ्टी की दिन की छोटी रेंज है 11,875, 11,975, क्योंकि मैं अंदाज ये लगा रहा हूँ कि 11,900 के आसपास निफ्टी शुरुआत करेगा, और 11,900 के आसपास शुरुआत करने के बाद 11,875, 11,975 आपके लिए दिन की छोटी रेंज होगी। 11,835, 12,020 ये दिन की मीडियम रेंज मानकर चलें, और 11,775 से लेकर 12,100 ये आपकी 12,075, 12,100 पर जाकर रुकना चाहिए। इनकेस 12,025 को हम पार करके आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए रेंज आपके लिए बनकर आती है निफ्टी की। बैंक निफ्टी की छोटी रेंज दिन की 24,425, 24,625 है। 24,300, 24,800 ये दिन की मीडियम रेंज मानकर चलें, और 24,100 से लेके 24,950 ये आपकी रेंज है। तो आज की तीनों ही रेंज ऊपर और नीचे की 24,000 से 25,000 के बीच की ही निकल कर आ रही है। इस रेंज पर आपको करना है फोकस। एफआईज की तरफ से कल किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। नेट लॉन्ग पोजीशन उनकी 65% पर है, 65 के आसपास ही बनी हुई है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये चीज़ क्लियर कट है आपके लिए। पुट कॉल रेशियो 4 बेसिस पॉइंट घटकर आया है, थोड़ा सा, कोई खास नहीं, 1.42 पर है, कंफर्टेबल है। विक्स 1% ही बढ़ा है, वही मुझे समझ नहीं आया, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कल के मार्केट में कोई एक चीज़ दिखी है तो वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो आमतौर पर जिसका काम है बाजार की वॉलेटिलिटी को नापना, लेकिन पता नहीं कैसे नापी है। हो सकता है क्लोजिंग बेसिस पर नापी होगी, चलो क्लोज अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक है। तो विक्स सिर्फ 1% बढ़कर आया है डीप। बिल्कुल सर, और सवाल तो मेरे भी उस पर उठे थे, पर इवेंचुअली फिर देखा कि ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं था। इंडिया विक्स की अगर आप बात करें तो सिर्फ 1% ही बढ़ा है, और दिन में भी देखें तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, थोड़ी बीच में वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, पर उसके बाद सेटल भी हो गई, जहाँ तक विक्स के मूवमेंट का सवाल है। सर, पोजिशंस के बारे में बताइए, किस तरह से आज पोजिशंस का ख्याल रखना चाहिए अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करी है तो?
स्टॉप लॉस कल का जो 11,750 का था निफ्टी का वही आज भी है और अच्छा हुआ कल से ही स्टॉप लॉस था, तो जिनकी तेजी की पोजीशन थी उनका न तो इंट्राडे में न क्लोजिंग बेसिस पर कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। आज भी आपको 11,750 लगाना है। बैंक निफ्टी का जरूर दीप मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आज, और जानबूझकर दे रहा हूँ कि मुझे जिस तरह की वॉलेटिलिटी है उसको देखते हुए एक्सपायरी के दिन ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं है। 24,250 ये स्टॉप लॉस रख लीजिए, जिनको स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर लगाना है। 24,250 के नीचे अगर आज बंद होते हुए दिखें तो फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर लें। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो स्टॉप लॉस कल वाला ही है बैंक निफ्टी पर 12,050 का। कल भी 12,018 से आप घूम गए तो 12,025 पार करना मुश्किल है, लेकिन 25 पॉइंट ऊपर सेफ्टी के हिसाब से 12,050 का स्टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी में 24,625 आपको याद होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दिया था, तो इंट्राडे तो कल ट्रिगर हो ही गया होगा। क्लोजिंग बेसिस 24,625 यानी 24,635 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो लगभग उस लेवल पर बंद हुआ है। किसी ने ट्रिगर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो अब नया स्टॉप लॉस आप लिख लीजिए 24,825। ये कल के हाई के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी आपको शॉर्ट नहीं रहना है। अब आइए बता दूं नई पोजीशंस आपको कैसे बनानी है। निफ्टी खरीदना है 11,800 से 11,875 की रेंज में, यहाँ पर खरीदारी करने का सोचना है आपको। 11,750 आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको डिसाइड ये करना है कि एक लॉट खरीदने हैं, मल्टीपल लॉट्स खरीदने हैं, उस हिसाब से आप अपनी एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। जिनको एक ही खरीदना है वो थोड़ा इंतजार करें 11,825 के आसपास का। जिनको 2-3 खरीदने 800 पे खरीद सकते हैं, 825 पे खरीद सकते हैं, या 835 पे खरीद सकते हैं, ऊपर 975 पे खरीद सकते हैं। तो आप कितना खरीद रहे हैं उस हिसाब से आप अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लीजिए, लेकिन खरीदने की रेंज ये है 11,800 11,875। अब आइए स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, 11,750 ही लगाना है, ठीक है ना, ताकि ट्रिगर ना हो। 11,900 11,935 दो छोटे टारगेट हो जाएंगे आपके, और 11,975 से 12,020 यहाँ पर फुल एग्जिट सिंपल। ये आपकी बैंक निफ्टी की तेजी की पोजीशन हो गई। जिन लोगों को शॉर्ट करना है 11,975 12,025 आए तो वहाँ शॉर्ट कर दीजिए, और फर्ज करें नहीं आए तो फिर आप अभी शॉर्ट कर दीजिए 12,025 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो नीचे के बनेंगे दीप वो होंगे आपके लिए 11,950 11,900 11,875, और अभी करेंगे तो आपको 11,875 11,850 तक के टारगेट के लिहाज से आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ये मेरा मानना है। बैंक निफ्टी 24,275 24,425 की रेंज में खरीदारी करनी है। ये थोड़ी एग्रेसिव रेंज है। जो बहुत एकदम सेफ रहकर बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं वो 24,100 पे खरीदे, अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार चांस यहाँ ले लेना चाहिए। 24,275 24,425 150 पॉइंट की रेंज है, और इस रेंज में भी सबसे बेस्ट पॉइंट अगर आप मुझे पूछेंगे एक बताओ यहाँ खरीदना चाहिए बैंक निफ्टी, तो वो है 24,325। वैसे तो जो रोज स्ट्रेटेजी सुनते देखते हैं वो जानते हैं, फिर भी कभी कभार कई लोग नए भी जुड़ते हैं। तो मैं बता दूं जो भी लेवल्स में मार्केट अभी आपको बैंक निफ्टी के दे रहा हूँ, ये सारे स्पॉट कैश लेवल्स है, फ्यूचर्स नहीं है, सारे में कैश लेवल्स दे रहा हूँ। तो आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। 24,325 परफेक्ट लेवल है, बाकी रेंज मैंने आपको दे दी। स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड 24,200 का लगा ले, और जिनको बहुत डीप रखना ताकि कि उन्हें उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, उनके लिए स्टॉप लॉस 24,000 का बनता है। 24,500 24,625 24,800 और बहुत हो गया तो 24,950 ये टारगेट है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं, एक तरीका तो सिंपल है कि 24,825 कल के हाई का स्टॉप लॉस लगाओ, शॉर्ट कर देना चाहिए। दूसरा तरीका ये कि आप रिकवरी का इंतजार करें, 24,800 25,000 की रेंज में बेचे, वो भी दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन चूंकि मुझे लग नहीं रहा कि एक बार आपको तुरंत रिकवरी होगा, अगर एसजेएक्स निफ्टी जो 20 पॉइंट नीचे दिखा रहा है 15-20 पॉइंट नीचे खुलेगा या फ्लैट खुलेगा तो बेचने का मौका बन जाएगा एक बार। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 24,825 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करना है। 24,525 425 325 275 और 24,100 ये लेवल्स बहुत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि 24,000 24,500 की रेंज में बैंक निफ्टी काफ़ी घूम रहा है। तो अलग अलग सपोर्ट और रुकावट वाले लेवल जो दिख रहे हैं उन पर आपको फोकस करना है, ये ध्यान में रखिए। तो ये सारे लेवल्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है दीप। अनिल जी, एक छोटा सा सवाल सर, क्योंकि बैंक्स के बारे में आप बात कर रहे थे, आज जिस भी तरह का मूवमेंट रहेगा, क्या लीडरशिप बैंक निफ्टी की बरकरार रहेगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, अपसाइड हो या डाउन साइड, आज भी वो लीडरशिप बैंक निफ्टी की रहेगी, मूवमेंट जिस भी तरफ हो? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, रहेगी दीप, बढ़ने में भी और घटने में भी, ये बात सही है, लीडरशिप वहीं से आएगी। चलिए, तो फिर
बैंक्स पर ज़्यादा एक्शन देते हैं और देखते हैं कि किस तरह के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखते हैं। वायदा कारोबार बैन में अच्छी बात है कि 3 स्टॉक्स की एग्जिट हो गई है, कोई भी नए स्टॉक की एंट्री नहीं हो गई है। सेल, टाटा मोटर्स, जेएसपीएल, ये तीनों स्टॉक्स बैन से बाहर आ जाएंगे और कल बैन से बेनिफिट में आशीष ने आपको बताया भी था कि संभावना है इन स्टॉक्स के बाहर आने की, पर 7 स्टॉक्स अभी भी बैन में बने हुए हैं। सर थोड़ा फंड एक्शन डिटेल में समझाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है। एफआईएस कैश में लगातार 3 दिनों से अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। कल भी इन्होंने 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करी है और 3 दिनों में 5400 करोड़ खरीद लिए हैं। पर 8 दिनों में, पिछले 8 दिनों में लगातार बिकवाली डीआईआईज ने करी है 10,000 करोड़ की। कैसे समझें इसे? समझना तो दीप यही कि आने वाला समय घरेलू फंड्स को अच्छा नहीं लग रहा। जैसे जैसे आप अमेरिका के चुनाव के नज़दीक पहुंचेंगे और बड़े अहम, देखिए आप एक चीज़ समझिए ना, 8-9 महीने पहले जब कोविड नहीं था, जनवरी फरवरी की बात है, तब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर थोड़े से स्लो डाउन को लेकर चिंतित थे, दिक्कतें थी, तब भी पैकेजेस वगैरह की बात होती थी। उसके बाद कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया। मार्केट ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कोविड आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं और वापस लाइफ बैक टू नॉर्मल और पहले से बेहतर है। उस हिसाब से जो बाज़ार भाग रहे हैं, नो डाउट इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं कि निचले स्तरों से इकोनॉमी में भी रिकवरी के संकेत आए, कुछ कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे आए, लेकिन उस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार वापस लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब है। 12,400 के इतने करीब है, मुश्किल से 3-4% लाइफ टाइम हाई से आप नीचे हैं। तो ये शायद ग्लोबल जो लोकल फंड्स हैं हमारे, उनको ये लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स और हमारे मार्केट्स जरूरत से ज़्यादा भाग गए और ऐसे में इन लेवल्स के आसपास अगर आप पिछले 6 महीने पहले का माहौल देखें तो प्रॉफिट बुक करके रुकने में कोई हर्ज नहीं, और वो सही भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दीप, जब बाजार तेजी से गिर रहे थे 7,500, 8,000, 8,500 की निफ्टी पर, तब एफआईज की बिकवाली थी, तब घरेलू फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे थे। तो नेचुरली अगर अब इन लेवल पर वो प्रॉफिट बुक करके अपना कैश बचाते हैं और उन्हें लगता है कि निचले स्तर पर हमें फिर से मौका मिलेगा, जो अमेरिकी चुनाव के आसपास हिस्टोरिकली होता है, पहले हो या बाद में हो, 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में, और उसके लिए वो अगर तैयारी करें तो मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ गलत है। अगर आपकी एंट्री सही लेवल पर हुई, आप अच्छे खासे मुनाफे में बैठे, थोड़ा प्रॉफिट ले लें, इंतजार करें। अब यही है कि अब अगर आपको एकदम टॉप में ही बेचना है तब तो मुश्किल है मामला, कि अगर आपको लगता है 12,025 का जो टॉप बना उसी पर मुझे बेचना चाहिए, कि मेरे बेचने के बाद 12,100 भी ना हो, 12,200, 12,400 भी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और फंड एक दिन में सारा एग्जिट कर नहीं सकते। तो लोकल फंड जो बेच रहे हैं, 10,000 करोड़ की जो बिकवाली हुई है इनके 8 दिनों में, वो इसी तरीके से है कि वो वैल्यूशंस महंगे समझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि बाजार किसी भी कारण से एक करेक्शन देगा ज़रूर, और उसके लिए उन्हें पैसे बचा कर रखना है। और बाकी जहाँ तक एफआईज का सवाल है, एफआईज को ग्लोबल पार्टी पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि डॉलर जब तक वीक रहेगा, अमेरिका में जब तक तेजी है तब तक डरने की जरूरत नहीं। तो दोनों के अलग अलग व्यूज़ हैं, किसका व्यू सही होगा वो मार्केट बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि घरेलू फंड्स जिस तरह से ऊपरी स्तरों पर बेच रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आपने निचले स्तरों पर खरीदारी की है तो आपका पूरा हक बनता है, फर्ज भी बनता है कि आपको ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कैश प्रिजर्व रखें। एक और चीज़ जो जोड़नी चाहिए दीप, उसमें यह कि पिछले 3 महीनों से घरेलू फंड्स के इक्विटी में नेट इनफ्लो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि बड़े पैसे और आ नहीं रहे, तो इस लिहाज से भी गलत नहीं है अगर वो अपना पोजीशन थोड़ा सा हल्का रखते हैं और वापस से एंट्री करने का मौका ढूंढते हैं। बाकी एफआईज की तरफ से 3 दिनों में अच्छी खरीदारी हुई, इसीलिए हम वापस 12,000 पर पहुंचे। कल भी 2100 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आज किसी एक वजह से बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी आनी है तो वो रिकवरी सिर्फ और सिर्फ एफआईज की दमदार खरीदारी की वजह से आएगी। तो आज के बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाजार में तेजी का अगर कोई है तो एफआईज की खरीदारी का है। बाकी कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से बाजार भाग जाए, बट वो ट्रिगर जरूर है जो आपको खरीदारी की तरफ इशारा करता है लोअर लेवल्स पर। बिल्कुल, तो एफआईज की तरफ से बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, पर डीआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट होता है। सर, वीकली एक्सपायरी है, वायदा कारोबार के हिसाब से कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? दीप 11,800 पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो उसके आसपास आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेंगे। 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 12,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक तरह से आप मान सकते हैं कॉल्स में
37 लाख शेयरों का उसको पार करना मुश्किल होगा। तो वायदा कारोबार के लिहाज से तो ये 200 पॉइंट की रेंज हो गई। इसके बीचों बीच आपको अगर कमजोरी गिननी है तो 11,900 से गिनेगा। सपोज आप 37 पॉइंट नीचे भी खुलते हैं तब भी आप कमजोर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस रखिए। 11,937 पर आप बंद हुए और उसकी वजह मैं बता दूं, 19 लाख शेयर पुट में है, 21 लाख शेयर कॉल्स में है, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है 11,900 पर। तो 11,900 के नीचे से कमजोरी गिनिए, 11,900 के ऊपर है तब तक एकदम परफेक्ट है। और जो आप एक्सपायरी का सवाल पूछे थे, ऐसा नहीं लगता कि 12,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी और ऐसा भी नहीं लगता कि 11,800 के नीचे होगी। ज़्यादा संभावना है कि 11,875 से 11,925 के रेंज में एक्सपायरी हो। कम से कम अभी ये डेटा दिखा रहे हैं। मैं 50 पॉइंट की रेंज दे रहा हूँ, फिर से दोहरा दूँ, 11,875 11,925 इस रेंज में। थोड़ी और बड़ी करने की इजाज़त देता हूँ, 11,865 11,935, ये 70 पॉइंट की रेंज है। इसके बीच में कहीं न कहीं एक्सपायरी की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए, बैंक निफ्टी 24,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 11 लाख शेयरों का मजबूत सपोर्ट। 24,500 आपके लिए ये जो निर्णायक लेवल एक तरह से मान सकते हैं, उसके नीचे ही आप कमजोरी गिनिएगा। 24,635 पर बंद हुए, 135 पॉइंट बैंक निफ्टी पर कमजोर भी खुले, तब तक आप कमजोर नहीं है जब तक 24,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू न करें। 5-5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों पुट और कॉल में। ऊपरी स्तरों पर 25,000 को पार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर है 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट। तो रेंज बिल्कुल साफ है, 24,500 बीचों बीच मिडफील्ड, दोनों गोल पोस्ट 24,000 25,000। जी दीप। 24,000 25,000 ये वैसी बड़ी रेंज है, पर देखते हैं किन लेवल्स पर आज मूवमेंट होगा। बैंक निफ्टी फिर से लीडरशिप ले सकता है। आपको बता देते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर भी नजर है, और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी बात करेंगे रिजल्ट एक्सरे पर उससे पहले कुशल, वरुण और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताइए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स और आज के अहम ट्रिगर्स क्या क्या हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले निफ्टी में आने वाले नतीजों पर आप फोकस कीजिए। बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स के आज नंबर आते हुए दिखेंगे। 12 से 3 का अनुमानित समय है जब इनके नंबर्स आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही F&O स्पेस से अगर आप देखें तो अंबुजा सीमेंट, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, बायोकॉन और भारतीय इंफ्राटेल, ये 4 कंपनियां हैं जो F&O स्पेस से अपने नतीजे जारी करेंगी। कैश स्पेस से अगर आप देखें तो कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है नंबर्स आ सकते हैं, जिसमें HDFC AMC, एलिम्बिक फार्मा, SBI कार्ड्स, हेक्सावेयर और स्टरलाइट टेक जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, तो देखना होगी कि आज बाजार का मूवमेंट उस लिहाज से कैसा रहता है। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया, इसकी जो है आज लिस्टिंग होनी है। आपको याद होगा कि टाटा कम्युनिकेशन से जो लैंड डिमर्जर हुआ था, उसकी सेपरेट लिस्टिंग जो है इस कंपनी के रूप में आज होती हुई दिखेगी। 1:1 का रेशियो जो है ये तय किया गया था। अंबुजा सीमेंट की जो आज बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पर जो है आज विचार होना है, तो देखना होगा कि कितने ये डिविडेंड देते हैं। मोल्टेक पैकेजिंग का राइट्स इश्यू की रिकॉर्ड डेट भी है आज, तो यहां पर भी आप नजर रखिए। और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी जो है आज 12:30 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे। इसके अलावा पोस्ट मार्केट कुछ एक नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें बजाज फिनसर्व, यहां पर नंबर्स मिले जुले आप कह सकते हैं, क्योंकि मुनाफे में 18% की गिरावट रही है, पर आय ऑलमोस्ट 6% बढ़ती हुई दिखी है। इनका जनरल इंश्योरेंस कारोबार जो है मुनाफे वाइज 46% बढ़ता हुआ नजर आया है, पर ओवरऑल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही सिंजीन, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो मार्जिन है वो 30% पर फ्लैट रही है सालाना आधार पर। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी 2.5% की ही बढ़त हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ एक खबरें हैं मेरे पास, जिसमें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो IPO अभी चल रहा है वो ऑलमोस्ट 67% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसमें रिटेल की जो पार्टिसिपेशन है करीब 1.5 गुना रही है। इनका जो प्राइस बैंड है वो 32 से 33 पर शेयर है, और आज IPO का आखिरी दिन है, तो आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेदांता, यहां पर आप देखिए इनकी भी अंतरिम डिविडेंड पर 24 अक्टूबर को बोर्ड बैठक होने वाली है, और इसके अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है वो है 31 अक्टूबर की। और अंत में किर्लोस्कर ग्रुप जो है वो फोकस में रहेगा, क्योंकि सेबी ने किर्लोस्कर ग्रुप के 4 प्रमोटर्स पर ऑलमोस्ट 31 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, और ये जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस, इन पर ये चार्जेस लगाए गए हैं, और इक्विटी मार्केट में जो पार्टिसिपेशन रहती है उसमें इनके अगले 6 महीने के लिए इनफैक्ट इनको बैन किया गया है। तो देखना होगा कि यहां पर इनके जो शेयर्स हैं आज कैसा रिएक्शंस आता है उस पर। बिल्कुल, कुछ कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं, कुछ और स्टॉक्स और फंड एक्शन है वरुण के पास। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। सबसे पहले तो जी एंटरटेनमेंट का काउंटर आज आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट ने स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया है। जी 4.0 के स्ट्रैटेजी के तहत मूवी बिजनेस को इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड रेवेन्यू मिलेगा।
राहुल जौहरी बिजनेस साउथ एशिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। पुनीत मिश्रा कंटेंट इंटरनेशनल मार्केट्स के प्रेसिडेंट नियुक्त और अमित गोयंका डिजिटल बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म्स के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है इसके चलते आज जी एंटरटेनमेंट में भरपूर एक्शन होने वाला है। शक्ति पंप्स एफ होल्डिंग्स ने अपनी हिस्सेदारी जो है यहाँ घटाई है, 6.3% से घटा के 4.3% कर दी है। और मेजेस्को में अमनसा होल्डिंग ने 19 तारीख को शेयर्स बेचे हैं, करीब 0.9% हिस्सेदारी बेची है, तो इनकी हिस्सेदारी कम होकर अब 6.46% हो गई है। हिंदुस्तान कॉपर 29 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे QIP के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार करने वाले हैं, साथ ही साथ कर्ज की सीमा बढ़ाने पर भी चर्चा होने वाली है। फेडरल बैंक यहां राकेश झुंझुनवाला ने अपना हिस्सा घटाया है। सितंबर क्वार्टर में 1 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। इनकी होल्डिंग जो है 3.18% से घटकर अब 2.71% आ चुकी है। इंडियन होटल्स को अपने रडार पर रखें क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि अबू धाबी के सोवरेन फंड मुबादला के साथ ये बातचीत कर रहे हैं वायसराय होटल में हिस्सा खरीदने के लिए। और सबसे आखिरी में रेपको होम फाइनेंस, यहाँ पे DSP ब्लैक रॉक ने करीब 3.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। 197 के भाव पे ये सौदा हुआ है। ओके, तो फंड एक्शन है, खबरों वाले स्टॉक्स हैं, नजर रखते हैं इन सभी पर। नजर रखनी है आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। बजाज फाइनेंस यहाँ पर नतीजा है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, नतीजे इन्हें पसंद आ रहे हैं क्योंकि खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 4,505 रुपये का, 3,252 रुपये की कल की क्लोजिंग है। कह रहे हैं कि नतीजे जो है अनुमान के मुताबिक देखने को मिले, लेकिन मैनेजमेंट जो है अब ग्रोथ से ज़्यादा जो है एसेट क्वालिटी पर फोकस कर रहा है और FY22 के बाद से स्थिति जो है इनके लिए सामान्य होती नजर आएगी, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक और अच्छे नतीजे, और सभी ब्रोकरेज हाउस को अगर आप देखें तो नतीजे पसंद आ रहे हैं क्योंकि CLA से देखिए इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा, लक्ष्य 5,000 से बढ़ाकर 5,600 कर दिया। जेफरीज ने खरीदारी किराए दी 5,150 से लक्ष्य को बढ़ाकर 5,600 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 4,870 के लक्ष्य के लिए। नोबिरा ने खरीदारी किराए दी है 6,100 के लक्ष्य के लिए, और ये मान रहे कि नतीजे बेहद बढ़िया देखने को मिले। और खासतौर पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम में जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली, प्राइजेस जो है अब इनके फेवर में जा रहे हैं, इसके लिए जो एबिटा मार्जिन हैं वो भी अनुमान से बेहतर देखने को मिले थे। एक पॉसिबल री रेटिंग का कैंडिडेट है, जिसके चलते ब्रोकरेज हाउस सभी के सभी स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं। कोलगेट यहाँ पर भी नतीजे आए थे, CLA ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। पहले 1420 रुपये का लक्ष्य था, अब 1525 का लक्ष्य दे रहे हैं। 1425 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 1650 के लक्ष्य के लिए। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 1730 के लक्ष्य के लिए, और जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य जो है 1675 से बढ़ाकर 1700 कर दिया है। ये कह रहे कि मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखें तो काफ़ी सालों के हाईएस्ट स्तर पर है और अच्छी खासी रिकवरी भी कारोबार में देखी गई थी। आगे जाके मार्केट शेयर गेन्स को लेकर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है, जिसके चलते यहाँ पर खरीदारी की राय दी गई है। आखिरी स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जेफरीज की रिपोर्ट है, नतीजे तो दमदार थे, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 250 से बढ़ाकर 310 कर दिया है, 246 की कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि आगे कुछ सालों तक ये कंपनी जो है 20% तक की ग्रोथ दिखा सकती है। ओके, तो ये हैं तमाम रिपोर्ट्स, और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जो जेंस आपके जेंस में भी ये स्टॉक का उन्होंने रिकमेंड किया था। शुक्रिया आशीष ये सारी रिपोर्ट्स देने के लिए, और बढ़ते हैं आगे। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे, देंगे नतीजों पर सटीक विश्लेषण। उससे पहले तैयार हैं हमारे एक्सपर्ट्स, और आइए उनसे ले लेते हैं पिक ऑफ द डे। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, सुप्रभात। अनिल जी अनिल जी कैश का काउंटर निकाल के लाया हूं। पिछली बार जब एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, तो काफी वोलेटिलिटी थी, तो मैं थोड़ा सेफ प्ले कर रहा हूं, और कैश सेगमेंट से मैंने मिड साइज IT कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन को चुना है, और फर्स्ट सोर्स पे खरीदारी की राय है 69.50 के नीचे की क्लोजिंग है, तब निकलना है, एल्स 81 के टारगेट के लिए बाय एंड होल्ड है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। ओके, FSL खरीदने, ये है राय बंसल जी की तरफ से आपके लिए। वागे साहब सुप्रभात,
बताएं आपका स्टॉक। वागले साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, अनिल जी, चलिए कोई बात गुड नहीं। मॉर्निंग। सेठी साहब भी हमारे साथ हैं। सेठी साहब यहाँ, जी जी जी, वागले साहब बोलिए बोलिए वो जी। अनिल जी, थोड़ा आवाज लेट आया, इसके लिए रिएक्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया। गुड मॉर्निंग वैसे, और दीपांशु को भी गुड मॉर्निंग। जी जी, अनिल जी, मॉर्निंग। कल मेरी बिकवाली की राय थी, मैंने उसको चेंज नहीं किया है, क्योंकि कल के लेवल पे जो न्यूज आई उसकी वजह से मार्केट ने बाउंस बैक दिया। मेरा ये मानना है 12,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना चाहिए। सेलिंग का मतलब यह है कि प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सब बेच के निकल जाए। 12,000 11,700 मेरे लिए ये रेंज है। 12,000 के आसपास बेचना है। 11,700 ब्रेक होते हुए भी मुझे नहीं लगता है। तो वो लिहाज से मैंने टाटा कंज्यूमर बेचा है। बेचने की सलाह है मेरी। जो कल का ही कॉल था, 465 का बंद है, 471 का मेरा स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है 450 तक आपको मिलना चाहिए। ओके, टाटा कंज्यूमर में कर सकते हैं बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग। सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपके पिक्स ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, बाजार तो काफी वोलेटाइल है। जो कल हमने लेट आफ्टरनून को देखा, जब एक समय बाजार 125 पॉइंट निफ्टी ऊपर था, वहां से घट के 125 पॉइंट नीचे तक गया और फिर फाइनली बंद होते होते वापस ग्रीन में बंद हुआ। तो वोलेटिलिटी तो एक्सट्रीम है और आज एक एक्सपायरी का दिन भी है। मुझे लगता है बट बाजार में नीचे के लेवल्स पे कोई भी डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा जो आज पिक ऑफ द डे रहेगा वो स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक कल, इसके फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, कल 301 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज खरीदारी करनी चाहिए। मेरा आज का इसमें टारगेट रहेगा 310 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना है 294 का। बाजार जब वीक खुले, ये स्टॉक कल के लेवल से नीचे के लेवल्स पे मिले तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा दो स्टॉक और F&O स्पेस से जो अच्छे लग रहे हैं, एक तो अपोलो टायर में खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह के नंबर्स कल जेके टायर के आए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है टायर स्टॉक्स बिल्कुल फोकस में रहेंगे। अपोलो टायर हालांकि कल भी एक अच्छी तेजी कर चुका है, बट मुझे लगता है आज भी इसमें बाजार अगर वीक खुलते हैं और कल के लेवल से नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली DLF पे भी खरीदारी करने की सलाह है। जो खबरें आई है कल, जो स्टैंड चार्ट के साथ इन्होंने चेन्नई में एक रेंटल डील करी है, डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है DLF के लिए। वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर फोकस में है। कल हमने देखा सोवा डेवलपर्स में एक शानदार तेजी बनी है, जिसको कल राकेश जी ने भी रेकमेंड किया था और मैंने भी कुछ दिन पहले पिछले वीक 263 के लेवल पे इस स्टॉक को रेकमेंड करा हुआ है। मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल फोकस में है, स्टॉक्स अच्छा करेंगे, तो यहां से DLF में खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो DLF पसंद है, अपोलो टायर पसंद है, LIC हाउसिंग पसंद है सेठी साहब को। आइए, वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं उनका। देखते हैं वरिंदर रिजल्ट एक्सरे। गुड मॉर्निंग वरिंदर। चलिए आज तो लिस्ट लंबी है, तो करते हैं पहले शुरुआत उन नतीजों से जो आए हैं बेहद दमदार। तो बेहतरीन नतीजे जो जबरदस्त परफॉर्मेंस वाले, पहले वो बताएं। गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। सर, बिफोर आई स्टार्ट ऑन जो सबसे अच्छे नंबर्स थे, वन सिंगल लाइन ऑन कोलगेट सर। आई थिंक कोलगेट के नंबर बहुत अच्छे आए थे और ऑनेस्टली बहुत टाइम के बाद अच्छे नंबर आए थे। द ओनली प्रॉब्लम विद कोलगेट इज, सबको लगता है कि वन प्रोडक्ट कंपनी है और इसीलिए पीपल गो इन फॉर डाबर और मैरिको और अदर कंपनीज। मैंने बहुत टाइम के बाद देखा कि 5% वॉल्यूम ग्रोथ आया है और इस बार ग्रॉस मार्जिन सबसे हाईएस्ट, मतलब कंपनी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट एवर ग्रॉस मार्जिन रिपोर्ट किए थे कंपनी ने, और ये 1 ईयर फॉरवर्ड 38 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। सो नॉट एक्सपेंसिव स्टॉक कंपेयर टू HUL, डाबर, मैरिको। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स, बट आई थिंक एक अच्छा नंबर आया था। उसकी डिटेल्स बाद में आई, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ने क्या हुआ। और मिड कैप स्पेस में जो दो सेक्टर्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सीमेंट का सबको मालूम है कि सीमेंट किस तरीके से अच्छा कर रहा है, तो ACC अल्ट्राटेक की आप बात कर ही चुके हो। सागर सीमेंट सर, जो 6 मिलियन टन के आसपास का जिसका प्लांट है, आई थिंक उनके नंबर बहुत शानदार आए थे। अमेजिंग है सर कि एक सीमेंट कंपनी जिसको हम कमोडिटी बोलते हैं, वो 32% मार्जिन दे रहा है, 32% मार्जिन। मतलब सीमेंट में कभी आपको 10%, 15%, 20% मार्जिन होते हैं, पर 32% मार्जिन कसम से बहुत कुछ हो रहा है इस स्पेस में। आपने देखा EBITDA 100 करोड़ वर्सेस 42 करोड़ हो गया, प्रॉफिट 9 गुना हो गया, मार्जिन्स बढ़ गए हैं।
सो ये छोटी छोटी जो कंपनीज है, इनका 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन, 7 मिलियन टन का प्लांट है, और आज की डेट में भी वो 20-30 ईवी पर टन पे ट्रेड करती है। आई थिंक आज के दिन में उनमें फोकस रहेगा बिकॉज देयर इज समथिंग रियली बिग हैपनिंग इन सीमेंट पैक। अल्ट्राटेक ने देखा सर किस तरीके से कमेंट्री की, जो वॉल्यूम ग्रोथ उनका आया वाज फिनोमिनल। सेकंड स्पेस सर जो एक्चुअली नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा है हमने, वो है टायर स्पेस। सो टायर एक ऐसा फॉरगॉटन सेक्टर है जो लोगों ने याद ही नहीं किया था लास्ट 3-4 साल से, और जेके टायर्स जो एक्चुअली ऑनेस्टली इज अ वेरी, दे हैव नेवर परफॉर्म्ड एट ऑल इन द लास्ट मेनी इयर्स, बट इस बार आप उसके नंबर देखें सर, तो क्वार्टर देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है। इवन वाई नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं उसके, खराब नहीं दिख रहे हैं। सेल्स 6% ऊपर थी वाई, एबिटा 20% ऊपर था, मार्जिन 13% से 15.5% हो गए हैं। अब अगर पीबीटी देखें सर, पीबीटी 21 करोड़ से 170 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट कम दिख रहा है बिकॉज ऑफ डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट है, बट अगर आप सेल्स क्वार्टर देखें तो सर वो डबल हो चुके हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है। वन की टेक अवे इन जेके टायर्स रिजल्ट इज सर, बिकॉज उनका जो बिजनेस है वो इंडिया और मैक्सिको का होता है, कंबाइंड होता है। तो अगर आप सिर्फ इंडिया का देखें तो इंडिया में उन्होंने रेवेन्यू 11% ऊपर की है और एबिट 30% ऊपर की है। सो जो इंडिया सेंट्रिक टायर कंपनीज है, I think those will be in focus. Again, MRF is clearly the best company to watch out for. So I think these two spaces, cement and tire, are spaces जो mid cap में थोड़ा फोकस में रहेंगी या हो सकता है रहें। ओके, तो सीमेंट और टायर, ये दो बेहतरीन नतीजे टायर कंपनियों के लिए, अच्छी खबरें भी आ रही है और हमने लगातार कहा भी है कि किस तरह से सरकार इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा रही है, कई देशों से जो आने वाले हैं उस पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। आइए अब वो रिजल्ट्स जो अच्छे हैं या ठीक से हैं, कमज़ोर हैं, उनकी सबकी लिस्ट बताइए। तो सर GMM Pfaudler, आई थिंक इनफ हैज बीन टॉक्ड अबाउट दिस कंपनी, बहुत बार आपने तो बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर। नंबर्स अच्छे थे, कोई खराब नहीं थे, बट ऑनेस्टली फॉर मी इट इज लाइक कि 17 टाइम पे ट्रेड करता है कंपनी। अगर मैं ट्रेलिंग अर्निंग मल्टीपल देखूं तो मार्जिन 21% है कंपेयर टू 20%, सो इट्स ओके। बाकी उनका जो सेगमेंट है ग्लास लाइन इक्विपमेंट सेगमेंट, वो अच्छा कर रहा है, जिसमें उसके मार्जिन 22% 28% हो गए। हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट अभी भी कोई अच्छा नहीं कर रहा है, सेल्स 25% नीचे थी, मार्जिन 18% पे 13% पे थे, तो गुड नंबर्स, बट अगेन मेरे हिसाब से इट इज प्राइस्ड इन। मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो 2000 करोड़ का रेवेन्यू करेगा और 13% मार्जिन करेगा। अगर वो कर सकता है तो वो 30-32 टाइप में ट्रेड करेगा FY21 अर्निंग्स। सो लेट्स सी वेदर दे डिलीवर और नॉट, बिकॉज मैनेजमेंट हैज बीन गाइडिंग फॉर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। दूसरा कंपनी सर जिसने प्रॉमिसेस बहुत है बट डिलीवर नहीं किया है लास्ट 3-4 साल से, वो है तेजस। इस बार बहुत टाइम के बाद P&L में नंबर्स अच्छे दिखे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी अच्छा हुआ इस कंपनी का। सेल्स 25% ऊपर थी, एबिटा 45% ऊपर था, और बहुत टाइम के बाद आई थिंक 4 क्वार्टर के 250 करोड़ के लॉस के बाद इस बार उसने प्रॉफिट किया। अगर उसका ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे सर, वो अभी भी 425 करोड़ पे अटका हुआ है कंपेयर टू 436 करोड़। सो वो 10-12 करोड़ कम हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है 425 करोड़। कुछ ठीक चीजें इस कंपनी में क्या है कि इसका जो मार्केट कैप है कुछ 750-800 करोड़ का है, उसके पास कैश 300 करोड़ का पड़ा है, ऑर्डर बुक 600 करोड़ की है। कंपनी बार बार कल कॉल में भी जो मार्केट के बात हुआ, वो बोल रही है कि उसको जो पैसा BSNL से है वो अगले 2-3-6 महीने में वापस आ जाएगा। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट अदरवाइज नंबर्स वर स्टेबल दिस टाइम फ्रॉम तेजस नेटवर्क्स आफ्टर 4 क्वार्टर ऑफ लॉसेस। चेन्नई पेट्रो सर, इन्वेंट्री के कारण ये नंबर आए जो आए, अगेन ये सेकंड क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में भी ये हुआ था, अभी सेकंड क्वार्टर में भी ये हुआ कि अगर आपको एबिटा प्रॉफिट दिख रहा है वो इन्वेंट्री के कारण दिख रहा है। तो एबिटा प्रॉफिट 600 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 114 करोड़। सेल्स अभी भी 50% नीचे थी, सो नथिंग ग्रेट फॉर मी इन दैट कंपनी। कुछ टेक कंपनीज की बात करूंगा सर, KPIT टेक, रेवेन्यू फ्लैट थे, मार्जिन इंप्रूव हुए, बट कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है, अभी भी 20 टाइम पे ट्रेड करता है। सो नथिंग ग्रेट अबाउट द नंबर्स टू टेक अवे फ्रॉम KPIT। सैस्किन के नंबर खराब आए थे सर, दे वर वीक इन एवरी सेंस। सेल्स 5% नीचे थी, एबिटा 17% नीचे था, और प्रॉफिट कुछ 15-16% नीचे था क्वार्टर 12-13 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, बट अगेन सैस्किन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एविएशन। तो नंबर ठीक, मतलब ज्यादा कुछ क्योंकि वीक थे इस कंपनी के। फॉर मी क्लियरली, और सिंजिन के ऑलमोस्ट फ्लैट थे, इनलाइन नंबर्स सिंजिन के। सो फॉर मी क्लियरली इफ एनीथिंग स्टैंड्स आउट टुडे सर, इट हैज टू बी मिड कैप cement companies and tire companies. These are two segments which I'll watch. ओके, तो ये है आपको ध्यान में रखने वाले दो स्पेस जहां पर एक्शन दिखेगा भरपूर। और आज अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी जो रिपोर्ट्स आई हैं बेहद दमदार आई हैं नतीजों के बाद। शुक्रिया वरिंदर, ये तमाम रिजल्ट्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, किरण जी भी जुड़ चुके हैं और किरण जी से ले लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। किरण जी बताइए।
अनिल जी मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। जिस टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, मैं विकास जी को सुन रहा था, वीरेंद्र जी को सुन रहा था, और मेरा भी पसंदीदा अपोलो टायर है। मेरा मानना है कि जिस तरह से एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसने कल वीक मार्केट में तोड़ा और डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, मुझे लगता है 136 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी चाहिए। 2 से 3 दिन का नजरिया रखना चाहिए और 155 157 के टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 100 क्या टारगेट क्या बताएं? 150, 155? 155, 157 और 136 का स्टॉप लॉस। ओके, 136, 136 का स्टॉप लॉस, 155, 157 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है राय आपके लिए। आइए सुमित जी से भी ले लें उनका पिक ऑफ द डे। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक है वो है मेटल स्पेस का, और स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप कर रखा है, स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में आ चुका है, स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 400 के आसपास टाटा स्टील के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक यहां से ऊपर में 415 रुपए से लेके 425 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो स्टॉक के अंदर जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस होल्ड करके चले, यहां से फ्रेश खरीदारी के मौके ले, कोई भी डीप आता है उसमें खरीदारी करे। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 390 395 के आसपास है, तो 395 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस बना सकते हैं। ऊपर में 415 से 425 तक के लेवल जल्दी टाटा स्टील में देखने को मिलने चाहिए। ओके, राजेश वालिया साहब और कुणाल जी का भी स्वागत है। राजेश जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, मेरा जो पिक है वो सीमेंट सेक्टर से, और उसमें एसीसी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जिस तरीके से पिछले 3-4 वीक से अगर हम देखें तो हायर हाई लो फॉर्मेशन एसीसी में बनते हुए दिख रहे, और कल के सेशन में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिली, और एक शॉर्ट कवरिंग का एक मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एसीसी को बाय करके चलना चाहिए। अल्ट्राटेक और बाकी दूसरे सीमेंट स्टॉक में भी काफी अच्छा मोमेंटम था कल के सेशन में, तो एसीसी में मुझे लग रहा है यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए ड्यूरिंग द डे वो आना चाहिए करीब 645 से 650 1645 1650 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें वो रखेंगे हम 1608 रुपए का। ओके, 1608 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1645 1650 के टारगेट के लिए। सुप्रभात, कुणाल जी बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और एक मिड कैप स्टॉक मैंने चुना है अनिल जी, नाम है FSL यानी कि फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। इसका अनिल जी अगर डेली चार्ट देखा जाए तो इसमें कल एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था, और वीकली चार्ट देखा जाए तो उसमें 3 राइजिंग मेथड पैटर्न बना है जो कि कैंडलस्टिक का एक पैटर्न होता है। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बाय करके चलना है। 69 रुपीस पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 77 का, दूसरा टारगेट 80 का। FSL पर खरीदारी की राय। ओके, अब आप तो लेट आए हो, आपको पता नहीं आपके पार्टनर ने भी यही दिया है। अब ये क्या मतलब बाजार बंद होने के बाद आप एक दूसरे से बात नहीं करते क्या? कुणाल जी, राकेश जी, बिल्कुल मतलब कोई आपस में वो संवाद वाद नहीं है, या आप दोनों अपने अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं जी? क्यों बंसल जी, क्या मामला है? देखिए अनिल जी, मेरे ऊपर तो अनिल जी जिम्मेवारियां बहुत हैं। मैं तो घर के काम में भी हाथ बटाता हूं, और कुणाल जी के पास तो अनिल जी वैसे ही समय नहीं होता, छोटे कुणाल जी के साथ बिजी रहते हैं, तो बातचीत अनिल जी होती नहीं है हमारी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बात ना हो लेकिन दिल तो मिलते हैं। देखिए दोनों के दिल मिले हैं फर्स्ट सोर्स पर आकर, दोनों की ओपिनियन एक ही है फर्स्ट सोर्स खरीदारी करने की, और टारगेट भी लगभग मिलते जुलते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहेगा। सेठी साहब, 2 स्टॉक पर एक साथ ही राय लेना चाहता हूं क्योंकि दोनों पर मामला एक जैसा है। अंबुजा सीमेंट जो आज रिजल्ट भी देगा और साथ ही डिविडेंड पर विचार भी होगा, और कल ही आपने क्लोजिंग वाले शो में अंबुजा सीमेंट खरीदारी की राय दी थी, जहां से आपने खरीदारी की राय दी 247-48 से वहां 5-6 रुपये बढ़ा भी। एक तो अंबुजा सीमेंट में क्या करना है, और दूसरा वेदांता जिसकी डेट आई है 24 तारीख की, बोर्ड बैठक है, डिविडेंड पर विचार किया जाएगा, और साथ ही रिकॉर्ड डेट भी आ गई है उनकी, अक्टूबर के अंत की है। तो दोनों पर अपनी राय दीजिए, क्या दोनों खरीदने चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, एक तो कल दोपहर को या परसों भी मैंने अंबुजा सीमेंट को ही रिकमेंड करा था दोपहर के शो में F&O स्पेस से, और कल भी रिकमेंड करा। 247-48 के लेवल थे, वहां से 255 के लेवल्स के आसपास ये बंद हुआ। अच्छी तेजी कल बनी है, बट आज भी मुझे लगता है जिन्होंने कल मेरे बोलने पे लिया है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एक तो क्या है, सीमेंट सेक्टर के नतीजे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जैसे हमने जो फ्रंटलाइन कंपनीज है
एसीसी अल्ट्राटेक के नतीजे ऑलरेडी देखे, शानदार नतीजे थे। कल सागर सीमेंट जो छोटी कंपनी है उसके नतीजे आए, नतीजे बहुत ही अच्छे थे। तो नतीजे के लिहाज से भी अच्छे नतीजे आने चाहिए। और दूसरा मेरा ये मानना है कि इस बार जो डिविडेंड है वो काफी तगड़ा डिविडेंड होना चाहिए अंबुजा सीमेंट से। तो ऑल इन ऑल इस स्टॉक में जिन्होंने खरीदा है उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। बाकी बाजार आज अगर थोड़े वीक खुल रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं, तो अगर ये स्टॉक भी कल के लेवल से थोड़ा नीचे खुले तो आज भी खरीदारी करने के मौके हैं। और जहां तक वेदांता का सवाल है, जैसे माना भी जा रहा था जब हिंदुस्तान जिंक से एक अच्छा खासा 21 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड आया, और उस पर मैंने ये कहा था कि वो डिविडेंड को अगर आप वेदांता के नंबर ऑफ शेयर्स से, अगर जैसे 5,850 करोड़ का डिविडेंड का अमाउंट है, उसको अगर वेदांता के शेयर्स पे कैलकुलेट करेंगे तो 15 रुपए के करीब का डिविडेंड वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए बनता है उसमें। तो मुझे लगता है वेदांता का भी जो एक अनाउंसमेंट आया है, सैटरडे को बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड डिक्लेयर करने की, और एक चीज नोट करने लायक है, दे कैटेगोरिकली सेड कि इट्स अ फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड, मतलब आगे इंटरिम डिविडेंड और भी आने वाले होंगे। मुझे लगता है बड़ा डिविडेंड की उम्मीद रखनी चाहिए इस स्टॉक पे। ये जो कल 101 के आसपास बंद हुआ है, अगर इन लेवल्स पे मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आज ही या इन द रन अप टू द डिविडेंड 110 रुपए 112 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें देखे जा सकते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और वुड रिकमेंड होल्ड फॉर दोज हु ऑलरेडी बॉट। ये स्टॉक को मैंने परसों जो शाम का शो होता है बाजार आज और कल, उस शो में 99 के लेवल पे परसों रिकमेंड करा था एज माय शॉर्ट टर्म पिक। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल रखना चाहिए। बहुत ही इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 110 115 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। ओके, बिल्कुल। और परसों शाम को आपने भी रिकमेंड किया, परसों मेरा भी ये स्टॉक था आज के 2000 में, और स्टॉक का कल 104.50 तक के दोनों टारगेट भी हासिल किया। बिल्कुल खरीदारी करने की राय दोनों ही अंबुजा में और साथ ही साथ वेदांता में आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उस पर राय ले ली जाए। एक और स्टॉक है सागर सीमेंट, कैश का स्टॉक है। जरा इसके चार्ट्स देखिए सुमित जी, बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आए हैं और स्टॉक आज तेज दौड़ लगाने को तैयार है। 23% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन मुनाफा देखिए आप लगभग 9 गुना होता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा भी लगभग 150% बढ़ा है। तो हर एक लिहाज पे मार्जिन डबल हो गए। कितना तेज दौड़ लगा सकता है सागर सीमेंट? अनिल जी, स्टॉक का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है और ऐसा लग रहा है कि ये सागर सीमेंट और तेजी दिखाने को तैयार है। स्टॉक वैसे भी पिछले लास्ट 2-3 हफ्तों से, और डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो पिछले 5-7 दिनों से वन वे मूव दिखा रहा है, और स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में 100 रुपए की रैली दिखा दी है। आई थिंक ये ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है इस चीजों को और रिजल्ट्स को, और ये स्टॉक लेकिन चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है और यहाँ से अभी और पोटेंशियल है इसके अंदर ऊपर की तरफ जाने का। 720 रुपए 725 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। वो 2019 के मार्च के हाईज है वो टूटेंगे, उसके बाद और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ से 700 से लेकर 720 तक का मूव सागर सीमेंट में और देखने को मिलना चाहिए। तो अभी और जगह है, जिन्होंने बाय कर रखा है होल्ड करें 720 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, 720 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें सागर सीमेंट।